गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन लास्ट 2 क्लास से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन ने किए थे। इसलिए जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कंबाइंडली बनाया था। अब आज से अपना कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो हिंदी मीडियम है उसके लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से बनेगा। अब लास्ट क्लास में अपन ने किया था कि जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं और जो कार्बनिक यौगिकों में जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो होती है किसके रूप में? हाइड्रोकार्बन के रूप में। यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 ही परमाणु होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। और जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसके साथ जुड़ते हैं 2 समूह हैं। एक तो प्रतिस्थापी समूह है और दूसरा क्रियात्मक समूह है। और कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है कौन? क्रियात्मक समूह है। उसके बाद अपन ने बताया था कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में होती है उसके साथ विभिन्न क्रियात्मक समूह जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन ये जुड़कर बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। और फिर अपन ने बताया था सहजातीय श्रेणी। अब सहजातीय श्रेणी में अपन ने बताया एल्केन के बारे में, एल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, इस टाइप से। अब सहजातीय श्रेणी में क्या होता है कि प्रत्येक सहजातीय श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है और सहजातीय श्रेणी के जो 2 क्रमागत सदस्य हैं जैसे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, इनके बीच में CH2 का अंतर होता है यानी 14 अणुभार का। और अपन ने बताया था कि एक सहजातीय श्रेणी के जो सभी सदस्य होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अलग अलग होती है। किसी में 1 कार्बन की, किसी में 2 कार्बन की, किसी में 3 कार्बन की, किसी में 4 कार्बन की। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अलग अलग होने के कारण सहजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और एक सहजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उन सभी में क्रियात्मक समूह हैं वो सभी में क्या होते हैं? समान होते हैं। और क्रियात्मक समूह जिम्मेदार होता है कौन से गुणों के लिए? रासायनिक गुणों के लिए। इसलिए एक सहजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस टाइप से अपन ने सहजातीय श्रेणी कई टाइप से अपन बना सकते हैं। जैसे एल्केन एक सहजातीय श्रेणी है, एल्कीन एक सहजातीय श्रेणी है, एल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, इस टाइप से ये सारी क्या है? सहजातीय श्रेणियां हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में? कार्बन परमाणु की प्रकृति के बारे में। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन परमाणु है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला है प्राथमिक कार्बन जिसको कहा जाता है 1 डिग्री।
कि जो कार्बन परमाणु है वो अन्य कितने कार्बन परमाणुओं के टच में है। अपन ने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य परमाणु है कार्बन, उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है श्रृंखलन का, जिसके अंतर्गत कार्बन है वो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर लंबी लंबी क्या बनाता है, श्रृंखला बनाता है। तो कार्बन श्रृंखला में कार्बन है वो दूसरे कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की जो प्रकृति है वो इस आधार पे बताई हुई है कि जो कार्बन जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर है, प्राथमिक कार्बन 1 डिग्री, यानी ये कार्बन है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली। ये देखना है कि वो कार्बन डायरेक्टली सीधा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक कार्बन है वो सीधा जुड़ा होगा कितने कार्बन से, एक कार्बन से। तो देखिए, तो प्राथमिक कार्बन है वो सीधा एक कार्बन के संपर्क में होगा। तो ये अपन एक कार्बनिक यौगिक ले लेते हैं, हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें दो ही परमाणु है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब दो कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया एथेन। अब देखिए इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं, अब एथेन में कार्बन है 2। अब ये कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है और ये कार्बन भी डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है। तो ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है। तो प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन के संपर्क में होता है। अब देखिए यदि अपन को कोई पूछे 1 डिग्री हाइड्रोजन, अब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ अटैच होते हैं नॉर्मली क्या, हाइड्रोजन। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा, ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा। तो ऐसा हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहां पे दोनों के दोनों कार्बन क्या है, 1 डिग्री है। तो यहां पे जितने भी हाइड्रोजन है वो किस प्रकार के हैं, 1 डिग्री टाइप के हैं। तो 1 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन के टच में होता है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं। अब देखिए सेकंड टाइप का कार्बन है द्वितीयक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो द्वितीय कार्बन या 2 डिग्री कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में होता है, सीधा 2 कार्बन के संपर्क में। तो देखिए ये अपन ने कार्बनिक यौगिक ले लिया, कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए
प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया प्रोपेन। अब देखिए इसके अंदर जो बीच वाला कार्बन है, ये जो बीच वाला कार्बन है ये डायरेक्टली दो कार्बन के टच में, एक तो इधर वाले कार्बन के और एक इधर वाले कार्बन के। तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के टच में है, इसलिए ये कार्बन कैसा हो गया, 2 डिग्री हो गया। और ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, ये 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन भी डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, ये 1 डिग्री है। तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली दो कार्बन के टच में होता है उसे कहते हैं 2 डिग्री द्वितीय। अब इसके लिए यूज में लिया जाता है सेकेंडरी। द्वितीय को क्या कहेंगे, सेकेंडरी। प्राथमिक को प्राइमरी और द्वितीय को सेकेंडरी। अब देखिए अपन को कोई पूछ ले 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो वही ऐसे हाइड्रोजन जो 2 डिग्री कार्बन के संपर्क में होते हैं। तो देखिए ये वाले जो हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री कार्बन के संपर्क में है, तो ये वाले हाइड्रोजन क्या हो गए, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। तो इस कंपाउंड में देखिए अपन को पूछ ले 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 और 3 6 और 2 डिग्री हाइड्रोजन है यहां पे 2। नेक्स्ट है तृतीय कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में होता है, सीधा 3 कार्बन के संपर्क में। तो देखिए ये कंपाउंड है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें देखिए ये जो कार्बन है बीच वाला, ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है, 3 कार्बन के टच में है। तो ये वाला कार्बन हो गया क्या, 3 डिग्री। ये वाला डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो देखिए ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बन। अब देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन के संपर्क में होता है। अब यहां पे अपन को पूछ ले 1 डिग्री हाइड्रोजन का नंबर बताओ कितने हैं। तो 3 3 6 3 9। ये सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन के संपर्क में है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए 9। 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछ ले यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन नहीं है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और यहाँ पे पूछ ले 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या बताइए। तो देखिए 3 डिग्री कार्बन ये है और इसके साथ अटैच है कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो यहाँ पे है कितना, 1। अब देखिए नेक्स्ट है चतुर्थ कार्बन 4 डिग्री कार्बन।
तो अपन को पता है कि जो कार्बन की संयोजकता है वो कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन है वो डायरेक्टली 4 कार्बन के टच में हो सकता है। तो देखिए तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 4 कार्बन के टच में होता है उसे कहते हैं 4 डिग्री कार्बन, चतुर्थक कार्बन। अब यहां पे देखिए ये जो बीच वाला कार्बन है ये डायरेक्टली 4 कार्बन के टच में है, तो ये है 4 डिग्री कार्बन। अब 4 डिग्री कार्बन है वो डायरेक्टली 4 कार्बन के टच में होता है, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब 4 डिग्री कार्बन 4 कार्बन के टच में होगा तो उसके साथ हाइड्रोजन हो सकता है क्या? 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन की 4 संयोजकता है वो 4 कार्बन परमाणुओं से कंप्लीट हो जाती है। तो 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं हो सकता। तो 4 डिग्री कार्बन है वो तो पॉसिबल है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने छोटा सा टॉपिक था कार्बन परमाणु की प्रकृति। तो इस आधार पर कार्बन परमाणु 4 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। और ये किस बेसिस पे है कि जिस कार्बन की बात कर रहे हैं वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है। अब देखिए, अब अपन स्टार्ट करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब देखिए, जो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। या तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने सिलेबस में 8 लेसन है और उन सभी लेसनों में कार्बनिक यौगिक चलेंगे। तो जो कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नामकरण है वो आप 11th क्लास में कर चुके हो। अभी अपन इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेसन है वो स्टार्ट करने से पहले अपनी थोड़ा बेसिक है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाए, ताकि वो लेसन है वो अपन अच्छी तरह से समझ सके। तो आप इसके लिए क्या करोगे, अब हर एक बच्चे को इंडिविजुअली तो बताया नहीं जाएगा, तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए और इस पे अमल कीजिए कि आपकी जो 11th का जो 12वां लेसन है कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में सारी चीजें दी हुई है स्टार्टिंग से, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिक में समावयता, और फिर वहां पर सहसंयोजक, कार्बनिक यौगिक में बंध कौन सा होता है, सहसंयोजक। अब कार्बनिक यौगिक में जो सहसंयोजक बंध होता है उस सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के 4 प्रभाव दिए हुए हैं, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव। और फिर उसके बाद में कार्बनिक अभिक्रियाओं में जो मध्यवर्ती बनते हैं, जो बनते हैं समास और विस्मास विदलन से। अब समास विदलन और विस्मास विदलन से कार्बनिक अभिक्रियाओं में 3 मध्यवर्ती बनते हैं, मुक्त मूलक,
कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, उनके बारे में दिया हुआ है। और फिर उसके बाद कार्बनिक अभिक्रियाओं के जो आक्रमणकारी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, उनके बारे में दिया हुआ है। और फिर कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो 12वें लेसन में ये जो इतनी चीजें हैं, उस 12वें लेसन को आप अच्छी तरह से, 11th का जो 12वां लेसन है उसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, ताकि अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 8 लेसन है इनमें अच्छी हेल्प मिल जाएगी। और जो 13वां लेसन है हाइड्रोकार्बन, उसमें जो बेंजीन वाला पोर्शन है, उस बेंजीन वाले पोर्शन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए पूरे को, जिसमें बेंजीन के बारे में पूरा है। और उसके बाद में बेंजीन की जो मुख्य अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, उसके बारे में अच्छी तरह से। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पे जो प्रतिस्थापित समूहों का प्रभाव, ऑर्थो निर्देशकारी, पैरा निर्देशकारी, मेटा निर्देशकारी, तो ये प्रभाव आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। ये अपने 12th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 लेसन है उनमें अपन को अच्छी हेल्प करेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो आप धीरे धीरे पढ़ते जाए, और जो अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपन एक बार रिवाइज यहाँ पे करवा रहे हैं, और आप अपने 11th के रजिस्टर से अच्छी तरह से आप घर पे उसको देखते रहे। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक यौगिकों को जो नामकरण है उसके लिए कई विधियां हैं वो दी गई है। जो सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का दिया गया रूढ़ नामकरण, फिर रूढ़ नामकरण का एक पार्ट है सामान्य नामकरण, और फिर व्युत्पन्न नामकरण, और फिर लास्ट में सर्वमान्य IUPAC नामकरण। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण है वो दिए गए। अब सबसे पहले अपन करेंगे रूढ़ नामकरण, फिर करेंगे सामान्य नामकरण, फिर करेंगे व्युत्पन्न, और लास्ट में करेंगे IUPAC। अब देखिए अपने बोर्ड के एग्जाम में कार्बनिक यौगिकों का जो नाम है वो नॉर्मली कैसे पूछा जाता है कि उस यौगिक का सामान्य नाम क्वेश्चन में दे दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है उसका IUPAC नाम। तो अपन को जो हर टाइप के जो नाम है वो ध्यान में रखने हैं कार्बनिक यौगिक के। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रूढ़ नामकरण। अब देखिए रूढ़ नामकरण इसको कहते हैं ट्राइडियल सिस्टम। अब जो कार्बनिक यौगिकों का जो रूढ़ नामकरण है वो दिया गया उन कार्बनिक यौगिकों के प्राप्ति स्रोतों के आधार पर। तो कार्बनिक यौगिकों का जो रूढ़ नाम है वो उनके प्राप्ति स्रोतों के आधार पर दिया गया कि वो जो कार्बनिक यौगिक है वो कहां से प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पे उनका रख दिया गया रूढ़ नाम। तो देखिए जैसे अपन यहां पे ले लेंगे कार्बनिक यौगिक, यहां लिख लेंगे उसका रूढ़ नाम, और यहां लिख लेंगे प्राप्ति स्रोत। तो देखिए पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो है CH4, जिसका अपन
IUPAC नाम जानते हैं, कहते हैं मेथेन। मेथेन आई। अब मेथेन का जो रूट नाम है वो है मार्स गैस। मेथेन एक गैस होती है जो प्राप्त होती है दलदल से। कहां से? दलदल से। और दलदल को कहा जाता है मार्स। तो इस बेसिस पे इसका रूट नाम रखा गया मार्स गैस। इसी टाइप से अपना अगला कार्बनिक यौगिक है CH3OH। अब यहां पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा है क्रियात्मक समूह OH, और OH जहां पे जुड़ा हो कार्बन श्रृंखला से, उस कार्बनिक यौगिक को अपन ने बताया था क्या कहते हैं लास्ट क्लास में? अल्कोहल। तो ये एक अल्कोहल है। अब देखिए इस अल्कोहल का जो रूट नाम है वो है कास्ट स्प्रिट। इसका रूट नाम क्या है? कास्ट स्प्रिट बोलते हैं। जहरीली शराब होती है, इसको बोलते हैं कास्ट स्प्रिट। अब इसको कास्ट स्प्रिट क्यों कहा गया? क्योंकि इसे कास्ट के भंजक आश्रम से प्राप्त किया गया। तो इसे काष्ठ के भंजक आश्रम से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कास्ट स्प्रिट। इसी टाइप से आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है HCOOH। अब देखिए यहां पे क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका रूट नाम बताया गया फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल रखने का रीजन क्या था? क्योंकि इसे फॉर्मिका नामक लाल चींटी से प्राप्त किया गया। तो इसे फॉर्मिका नामक लाल चींटी से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया इस आधार पे फॉर्मिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये पहला सदस्य है क्योंकि इसमें कार्बन एक है, और यहां पे भी क्रियात्मक समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इसका दूसरा सदस्य है, इसमें कार्बन 2 है। तो इसका जो रूट नाम है वो होता है सिरका, और इसी आधार पे इसको कहा जाता है एसिटिक अम्ल। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है? ये प्राप्त किया जाता है किससे? सिरका से, और सिरका को कहा जाता है एसिटम। सिरका को क्या कहा जाता है? एसिटम कहा जाता है। तो एसिटम के बेस पे इसका नाम लिखा जाता है एसिटिक अम्ल। तो सिरका है वो होती है क्या? एसिटिक अम्ल होती है। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2 COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का चौथा सदस्य है। क्रियात्मक समूह वही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसमें कार्बन है 4। तो देखिए इसका रूट नाम रखा गया ब्यूटेरिक अम्ल। अब इसके ब्यूटेरिक अम्ल के नाम के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि इसे प्राप्त किया गया किससे? बटर से, मक्खन से।
तो मक्खन, बटर, तो बटर के बेस पे इसका नाम रखा गया ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट है, अब देखिए ये एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कितने हैं? 2 हैं। और ये 2019 के एग्जाम में ये यौगिक है वो एग्जाम में पूछा गया था। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। तो देखिए इसका रूट नाम रखा गया क्या? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका IUPAC नाम पर आगे करेंगे। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल है, तो इसका नाम ऑक्जेलिक अम्ल रखा गया क्योंकि ये प्राप्त किया गया ऑक्जेलिस पौधे से। तो ये ऑक्जेलिस पौधे से प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑक्जेलिक अम्ल। इसी टाइप से नेक्स्ट है CH3 CH OH COOH। अब देखिए यहां पे एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है और एक एल्कोहलिक समूह है। अब इसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। इसका रूट नाम होता है क्या? लैक्टिक अम्ल। तो इसका लैक्टिक अम्ल नाम रखा गया क्यों? क्योंकि इसे प्राप्त किया गया लैक्टम यानी दूध से। तो लैक्टम जिसको कहते दूध, तो लैक्टम या दूध के रीजन से इसका नाम रखा गया क्या? लैक्टिक अम्ल। अब देखिए इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों समूह है, लेकिन इसके नाम में कार्बोक्सिलिक अम्ल का आ रहा है अम्ल। तो ये इसलिए है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्रियात्मक समूहों की आगे अपने वरीयता सारणी करेंगे और उस वरीयता सारणी में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्कोहल से ऊपर आता है, और जो क्रियात्मक समूह वरीयता सारणी में ऊपर आता है उसी को वहां पे मुख्य क्रियात्मक समूह माना जाता है। तो यहां पे इन दोनों में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इस आधार पर ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसलिए इसका नाम है लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल नाम के पीछे रीजन है क्योंकि इसे प्राप्त किया गया लैक्टम या दूध से। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका नाम है मैलिक अम्ल, और इसका नाम मैलिक अम्ल रखने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसे प्राप्त किया गया सेब से, और सेब मैलम, सेब को क्या कहा जाता है? मैलम कहा जाता है। तो सेब मैलम, मैलम के बेस पे इसका नाम रख दिया गया मैलिक अम्ल। यहां पे देखिए दो तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है और एक एल्कोहलिक समूह है। ये जो यौगिक है ये है प्रथम कार्बनिक यौगिक। ये पहला कार्बनिक यौगिक था, और
लेसन में अपना टॉपिक भी है और ये यौगिक है यूरिया। तो जो पहला कार्बनिक यौगिक है वो कौन था? यूरिया। तो इसका जो नाम है यूरिया वो भी प्राप्ति स्रोत के आधार पर ही रखा गया है। तो इसका रूट नाम भी क्या होता है? यूरिया होता है। और इसका नाम यूरिया रखने का रीजन क्या था? क्योंकि इसे प्राप्त किया गया था मूत्र से और मूत्र को कहते हैं यूरिन। तो यूरिन के बेस पे इसका नाम रख दिया गया क्या? यूरिया। तो ये था कार्बनिक यौगिकों का रूट नामकरण, जो कार्बनिक यौगिकों के प्राप्ति स्रोत के आधार पर रखे गए। अब देखिए, अब अपन करेंगे कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नामकरण। अब अपने जो बोर्ड एग्जाम में नॉर्मली क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसका सामान्य नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है IUPAC नाम। सामान्य नाम या रूट नाम देकर के पूछ लिया जाएगा IUPAC नाम। अब सामान्य नामकरण के कुछ नियम है, वो देखिए कि यहां पर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, कार्बनिक यौगिक की जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है जो होती है किस रूप में? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में। तो सामान्य नामकरण में जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के रूप में होती है, इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को सामान्य नाम में लिखा जाता है किसके रूप में? एल्किल के रूप में। किसके रूप में लिखा जाएगा? एल्किल के रूप में। और ये एल्किल है वो क्या होता है? देखिए, एल्किल बनता है किससे? हाइड्रोकार्बन से। एल्किल किससे बनता है? हाइड्रोकार्बन से बनता है। यानी एल्किल में केवल दो ही परमाणु होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो एल्किल में केवल दो ही परमाणु होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसलिए एल्किल को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन मूलक। तो एल्किल को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन मूलक कहा जाता है। और सामान्य नामकरण में जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसको किसके रूप में लिखा जाएगा? एल्किल के रूप में लिखा जाएगा। तो सामान्य नामकरण के लिए अपन को पता होना चाहिए किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन मूलक के बारे में। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन मूलक अब देखिए, हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे किससे? हाइड्रोकार्बन से। अब ये कैसे बनते हैं? कोई भी अपन ले लें क्या? हाइड्रोकार्बन। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए और उस हाइड्रोकार्बन का आप हटा दीजिए क्या? हाइड्रोजन। उस हाइड्रोकार्बन से क्या हटाना है? हाइड्रोजन हटाना है। तो उसके बाद में जो अपन को प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन मूलक कहलाएगा। तो हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन मूलक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने के बाद जो स्पीशीज प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? हाइड्रोकार्बन मूलक कहलाती है। अब ये हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित होगा? अपन ने बताया था लास्ट क्लास में कार्बनिक यौगिकों में अपन ने दो समूह बताए थे, प्रतिस्थापित समूह और क्रियात्मक समूह। तो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है या तो प्रतिस्थापी समूह द्वारा या क्रियात्मक समूह द्वारा। तो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन या तो प्रतिस्थापित समूह द्वारा प्रतिस्थापित होगा या क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होगा। और हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होने के बाद जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है? हाइड्रोकार्बन मूलक होती है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन मूलक है उसको कहा जाता है एल्किल। अब अपन हाइड्रोकार्बन मूलक ले लेते हैं एल्केन। RH क्या है? एल्केन है। अपने बताया था R का मीन होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। तो ये कितने भी कार्बन की श्रृंखला हो सकती है और यहां सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये है एल्केन। अब देखिए एल्केन से अपन हटा देते हैं क्या? हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो बचेगा क्या? R। अब हाइड्रोजन गया तो ये बॉन्ड शो करेंगे। अब देखिए एल्केन से जो हाइड्रोकार्बन मूलक प्राप्त होता है उसका नाम कैसे लिखते हैं? एल्केन का हटा दीजिए लास्ट वाला एन। एल्केन में लास्ट में क्या होता है? एन होता है। तो उसका एन है वो हटा दीजिए और एन की जगह लगा दीजिए क्या? इल। एन की जगह क्या लगा देंगे? इल लगा देंगे। तो एल्केन से एन को हटाएंगे तो बचेगा क्या? एल्क। एल्केन से एन को हटा देंगे तो क्या बचेगा? एल्क। और एल्क में जोड़ देंगे क्या? इल। एल्क में क्या जोड़ देंगे? इल जोड़ देंगे। तो फिर इसका नाम क्या लिखा जाएगा? एल्किल। तो एल्केन से बना हुआ हाइड्रोकार्बन मूलक क्या होता है? एल्किल होता है। अब देखिए अपने सामान्य नाम में कौन कौन से एल्किल समूह काम आएंगे वो अपन करते हैं एक एक। अब जैसे अपना एल्केन है मेथेन, हाइड्रोजन हटा दिया बचेगा CH3। अब देखिए एन हटाकर लगा दीजिए इल। तो मेथेन से एन हटाया मेथ और इल जोड़ दिया मेथिल। तो मेथेन का हाइड्रोकार्बन मूलक होता है मेथिल। नेक्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये है एथेन। ये क्या है? एथेन है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6। कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इसका हाइड्रोकार्बन मूलक एल्किल क्या होगा? देखिए हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये CH3 CH2 या फिर इसको शो कर सकते हैं C2H5 से। तो एथेन का एन हटाया और क्या लगा दो? इल। तो ये हो जाएगा एथिल। तो एथेन का हाइड्रोकार्बन मूलक होता है एथिल।
अब देखिए नेक्स्ट अपन लेते हैं तीन कार्बन प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन। अब देखिए यहां पे कार्बन है वो दो टाइप के हैं। यहां कार्बन कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एक तो 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। ये 1 डिग्री है क्योंकि डायरेक्टली एक कार्बन के टच में है, ये 1 डिग्री है क्योंकि डायरेक्टली एक कार्बन के टच में। ये दोनों तो 1 डिग्री हो गए और ये जो बीच वाला है ये डायरेक्टली दो कार्बन के टच में है, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो यहां कार्बन दो टाइप के हैं, तो इसके जो हाइड्रोकार्बन मूलक है वो भी दो बनेंगे। तो पहले देखिए अपन हाइड्रोजन हटाएंगे कौन सा? 1 डिग्री वाला, चाहे तो ये हटा दो चाहे ये हटा दो। तो यहां CH3 CH2 CH2 ये बनेगा। तो इसका N हटा दो और क्या लगा दो? इल। तो प्रोप में इल जोड़ा, ये हो गया प्रोपिल। अब देखिए यहां पे ये तीन कार्बन की क्या है? सीधी श्रृंखला है। ये तीन कार्बन की क्या है? सीधी श्रृंखला है। तो ये तीन कार्बन की क्या है? सीधी कार्बन श्रृंखला है। यानी ये एक सामान्य कार्बन श्रृंखला है और सामान्य को कहा जाता है नॉर्मल। तो नॉर्मल का आ जाएगा N। तो ये कार्बन श्रृंखला कैसी है? नॉर्मल कार्बन श्रृंखला है। तो यहां पे अपन इसको लिख सकते हैं N प्रोपिल। अब देखिए इसका जो दूसरा टाइप का कार्बन है वो है ये बीच वाला 2 डिग्री। अब अपन हाइड्रोजन हटाएंगे इसका 2 डिग्री कार्बन। तो देखिए अब की बार अपन हाइड्रोजन हटाएंगे इसके 2 डिग्री कार्बन। तो ये आएगा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH नीचे CH3 आगे हो। तो अब की बार आपने हाइड्रोजन हटाया है CH2 का 2 डिग्री कार्बन का, तो ये कंडीशन आ गई। अब ये जो आप समूह देख रहे हो CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, इस कंडीशन को कहा जाता है क्या? आइसो। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है? आइसो है। ये तो थी नॉर्मल, ये है आइसो। अब इस कंडीशन के लिए आ गया आइसो और यहां पे कार्बन कितने हैं? वही 3 है। तो प्रोप N हटा दो, प्रोपिल N हटाकर इल जोड़ दो, प्रोपिल। तो ये वाली कंडीशन है, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल। तो प्रोपेन के दो हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे, एक तो N प्रोपिल और दूसरा आइसोप्रोपिल। अब देखिए अब अपन को इनमें से
आइडेंटिफाई करना है तीनों में से कि आइसो कंडीशन कौन सी है। अपन को यहां पे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इन तीनों में आइसो कंडीशन कौन सी है। तो ये वाली आइसो है क्या? ये वाली आइसो नहीं है। ये वाली भी आइसो नहीं है। CH3 CH CH3 CH के बॉन्ड लगाएंगे, ये वाली आइसो है। तो ध्यान रखिएगा आइसो कंडीशन ये होती है CH3 CH CH3 CH के बॉन्ड। अपन अब आगे लेते हैं 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब देखिए हाइड्रोजन हटा दिया इसका, यहां पे भी हाइड्रोजन है, वो कितने टाइप के हैं? यहां पे भी हाइड्रोजन है, वो 2 टाइप के हैं। एक तो 1 डिग्री कार्बन और एक है 2 डिग्री कार्बन। तो कार्बन 2 टाइप के, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो हाइड्रोजन भी कितने टाइप के हो गए? 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो पहले तो अपन हाइड्रोजन हटाएंगे, कौन सा? 1 डिग्री। चाहे तो ये हटा दो, चाहिए हटा दो। तो CH3 CH2 CH2 CH2। अब ये देखिए 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। सीधी श्रृंखला मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल का लग गया स्मॉल एन। अब ब्यूटेन का एन हटा दीजिए, इन लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन। अब अपन इसका हटाएंगे कौन सा? हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री। चाहे तो ये हटा दो, चाहे ये हटा दो। अब देखिए अपन ने हाइड्रोजन हटाया है 2 डिग्री कार्बन से, इस कार्बन से, यानी ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है? 2 कार्बन के टच में है। तो ये जो कार्बन है वो कैसा है? 2 डिग्री है। तो इसके लिए लिखा जाएगा द्वितीय। इसके लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री के लिए लिखा जाएगा द्वितीय। तो द्वितीय को आप सेकेंडरी भी लिख सकते हो, और सेकेंडरी का शॉर्ट में SEC भी लिख सकते हो। तो ये हो गया, कंडीशन हो गई कौन सी? द्वितीय। क्योंकि जिस कार्बन के बॉन्ड लगा है वो वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है? 2 कार्बन के, यानी ये वाला कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। तो इसके लिए लग गया द्वितीय, सेकेंडरी। कार्बन कितने हैं? 4, ब्यूट और मूलक के लिए इल, तो ये हो गया द्वितीय ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। तो ब्यूटेन है, उसके 2 हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे, एन ब्यूटिल और द्वितीय ब्यूटिल। अब देखिए अगला हाइड्रोकार्बन अपन ये लेते हैं। यहां पे आप देख रहे हो आइसो कंडीशन है, CH3 CH CH3, CH के आगे बॉन्ड। तो ये वाली कंडीशन कौन सी है? आइसो है। अब ये कंडीशन यहां पे आइसो है, आइसो।
टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये है आइसोब्यूटेन। अब देखिए, अब अपन देखेंगे कि आइसोब्यूटेन है उसके कौन कौन से और कितने हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन है वो 2 टाइप के हैं, एक तो 1 डिग्री, ये तीनों कार्बन कैसे हैं 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री, और ये वाला कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में 3 कार्बन के, तो ये वाला कार्बन है 3 डिग्री। तो यहां हाइड्रोजन 2 टाइप के हैं 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो पहले अपन हाइड्रोजन हटाएंगे कौन सा 1 डिग्री, चाहे तो इसका हटा दो, चाहे इसका हटा दो, चाहे इसका हटा दो। देखिए इस CH3 का हाइड्रोजन हटा दिया तो ये वाली कंडीशन बनी। अब यहां पे देखिए कंडीशन है आइसो, इसको अपन ने इतने को आइसो रखा, CH3 CH CH3 CH के आगे बॉन्ड, तो यहां कंडीशन है आइसो, और ब्यूटेन का एन हटा दो तो क्या लगा दो इल, तो ये बना यहां पे आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन से एक तो हाइड्रोकार्बन मूलक बनेगा आइसोब्यूटेन, और यहां हाइड्रोजन 2 टाइप के हैं। अब दूसरे टाइप का हाइड्रोजन हटाएंगे, 1 डिग्री तो हटा दिया, अब ये हटाएंगे कौन से वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब अपन हाइड्रोजन हटा रहे हैं कौन सा 3 डिग्री, तो देखिए ये हाइड्रोजन हटाया तो ये प्राप्त हुआ अपन को। अब यहां पे देखिए जहां से हाइड्रोजन हटाया है वो वाला कार्बन कैसा है 3 डिग्री है। अब ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री के लिए आ जाएगा तृतीयक। अब तृतीयक को इंग्लिश में कहते हैं टर्सरी, तो टर्सरी, अब इसको आप शॉर्ट में TERT भी लिख सकते हो। तो 3 डिग्री कार्बन को तृतीयक या शॉर्ट में टर्सरी TERT। तो यहां पे हाइड्रोजन जो हटा है वो 3 डिग्री कार्बन से हटा है, इसलिए अपन इसको क्या तृतीयक कह देंगे। अब यहां पे कार्बन कितने हैं वो 4 है, 1 2 3 4, तो ब्यूट और एन हटा करके क्या लगा दो इल, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और मूलक के लिए इल, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन के 2 हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे, एक तो आइसोब्यूटेन और एक तृतीयक ब्यूटेन। अब अपन लेते हैं 5 कार्बन, के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया पेंटेन। हाइड्रोजन यहां पे देख रहे हो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री वाले को हटाएंगे तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH2
ये बनेगा। अब यहां पे देखिए 5 कार्बन की क्या है, सीधी श्रृंखला है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल का लग जाएगा एंड 5 कार्बन के लिए पेंट और मूलक के लिए इल, तो ये हो गया एन पेंटेन। अब अपन इसका हटाएंगे कौन सा, 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये हटा दीजिए, चाहे ये हटा दीजिए, चाहे ये हटा दीजिए। अब देखिए जहां से हाइड्रोजन हटाया है वो वाला कार्बन कैसा है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बन के लिए ये आ जाएगा द्वितीयक यानी सेकेंडरी। तो जहां से हाइड्रोजन हटाया है वो कैसा कार्बन है, 2 डिग्री है, क्योंकि डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में है, 2 कार्बन, तो इसके लिए आ जाएगा द्वितीयक सेकेंडरी। 5 कार्बन के लिए पेंट और मूलक के लिए इल, तो ये हो गया द्वितीयक पेंटेन। तो पेंटेन के कितने हाइड्रोकार्बन मूलक बनेंगे, 2, एन पेंटिल और द्वितीयक पेंटेन, सेकेंडरी पेंटेन। अब देखिए, अब अपन लेते हैं ये अब यहां पे देखिए ये कंडीशन है कौन सी, आइसो CH3 CH CH3, ये आइसो कंडीशन है। आइसो टोटल कार्बन है 5, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये है आइसो पेंटेन। अब देखिए यहां पे ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, अब इसका अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो ये आएगा। अब देखिए ये वाली कंडीशन है आइसो, 5 कार्बन के लिए पेंट और मूलक के लिए इल, तो ये हो गया आइसो पेंटेन। तो आइसो पेंटेन से बनेगा क्या, आइसो पेंटेन। यहां पे अपन ने रिमूव किया है कौन से हाइड्रोजन को, 1 डिग्री हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को। अब देखिए पांच कार्बन में एक ये भी कंडीशन होती है। इस समूह को ध्यान से देखिए, इसको कहा जाता है नियो। तो कंडीशन के लिए नियो और 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये है नियो पेंटेन। अब देखिए इस हाइड्रोजन को यहां पे कार्बन है वो 2 टाइप के हैं। एक तो कार्बन है 1 डिग्री, ये जो चारों कार्बन है ये तो है 1 डिग्री, और ये जो बीच वाला कार्बन है ये डायरेक्टली 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये है 4 डिग्री। तो यहां पे कार्बन 2 टाइप के हैं, 1 डिग्री और 4 डिग्री। अब 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहां पे हाइड्रोजन है वो एक ही टाइप का है, केवल 1 डिग्री। तो यहां पे केवल किस प्रकार के हाइड्रोजन है, केवल 1 डिग्री टाइप के हाइड्रोजन है। तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा दीजिए, तो देखिए नियो पेंटेन से क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3। अपन इस वाले हाइड्रोजन को हटा देते हैं,
तो ये इतनी कंडीशन अभी अभी अपन ने बताई क्या होती है, नियो होती है। तो इस कंडीशन के लिए आ जाएगा नियो। 5 कार्बन के लिए पेंट और मूलक के लिए इल। तो ये कंडीशन है नियो पेंटिन। तो नियो कंडीशन है वो कितने कार्बन में होती है, मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। तो ये है नियो कंडीशन। तो इस टाइप से अपन ने सामान्य नामकरण से पहले हाइड्रोकार्बन मूलक किया, जिसमें अपन ने नॉर्मल कंडीशन देखी, आइसो, द्वितीयक सेकेंडरी और तृतीयक टर्सरी और नियो। तो ये वाली कंडीशंस है वो आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। आगे है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।